रात के लगभग 10 बज रहे थे और श्वेता अपने कमरे में अपने आप को सवालों से घिरा महसूस कर रही थी। श्वेता ने गूगल सर्च किया और लिखा, डॉक्टर मोहित मल्होत्रा, द फेमस कार्डियोलॉजिस्ट। उसने उसका बायोडाटा चेक किया और बायोडाटा में लिखा था, डॉक्टर मोहित मल्होत्रा की पूरी स्टडी कंप्लीट पटना से ही हुई थी और उन्होंने अपने मेडिकल करियर में प्रैक्टिस भी पटना से ही की थी। पिछले 6 सालों से वो दिल्ली में है और वहाँ एक बड़े हॉस्पिटल के मालिक है। इनकी पत्नी दिव्या, जो बहुत ही सामाजिक, सीधी और संस्कारी टाइप की थी, इनके किसी लड़की से अफेयर होने की खबर सुनने के कुछ टाइम बाद ही अपने पति को छोड़कर चली गई। ये बात तब की है जब मोहित इतने फेमस नहीं थे। दिव्या के बारे में कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। उसने जाने से पहले एक चिट्ठी लिखी थी जो मोहित ने मीडिया के क्वेश्चन पूछने पे दिखाई थी। उस चिट्ठी में दिव्या ने लिखा था, मुझे हमेशा लगता है मोहित कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। मैंने तुम्हारे गम में शराब पीना भी शुरू कर दिया है। यही नहीं, एक बार मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की। मैं पागल होती जा रही हूँ। मैंने एक डॉक्टर से भी बात की इस बारे में। उन्होंने बताया कि मुझे अपना इलाज करवाना चाहिए, वो भी तुमसे दूर रहकर। मैं इन सब चीज़ों को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। योर लव, दिव्या। कुछ मीडिया वालों को यही लगता है कि दिव्या अपनी बीमारी के कारण मोहित को छोड़कर चली गई। उनके जाने के बाद मोहित की लाइफ में सोनिया आई और सोनिया ने ही मोहित को सहारा दिया। उसके बाद दोनों ने शादी कर ली। लेकिन मीडिया के कुछ लोगों का यह अनुमान है कि मोहित का अफेयर काफी टाइम से सोनिया के साथ था और दिव्या को इस बात का पता चल चुका था। हो सकता है मोहित ने ही दिव्या को गायब कर दिया हो। उसके बाद सोनिया और मोहित ने दुनिया के सामने नाटक किया होगा कि वो दोनों पहली बार एक दूसरे से मिले हैं, जिससे पुलिस का शक इन पर ना जाए। सोनिया मोहित के लिए बहुत लकी थी। उसके मोहित के लाइफ में आने के बाद ही मोहित इतना फेमस हो गया था और बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। अब श्वेता ने ईशानी का नेम फेसबुक पर सर्च किया, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। उसके बाद श्वेता ने सोनिया मल्होत्रा नाम सर्च किया। उसकी प्रोफाइल खोली तो देखा कि उसकी काफी सारी पिक्स अवेलेबल थी, जिसमें उसका बर्थ मार्क इजीली दिख रहा था। श्वेता ने एक बार फिर से बारीकी से ध्यान से चेक किया। वो जानती थी कि सोनिया बड़ी हस्ती है। एक छोटी सी गलती उसके परिवार और उसके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए वो एक ही कदम फूंक फूंक कर रख रही थी। इस बार वो 100% श्योर हो चुकी थी कि सोनिया मल्होत्रा और कोई नहीं, ईशानी ही है। लेकिन सोनिया की तो कोई बेटी नहीं है दूर दूर तक। तो उसकी बच्ची परी कहाँ है? और वो ईशानी पुलिस को अपने जिंदा होने के बारे में क्यों नहीं बताना चाहती? श्वेता ने मन में सोचा, ये ईशानी जरूर इस डॉक्टर से पटना में मिली होगी। रोहित को लगता है कि उसने ईशानी को मारा है, लेकिन ईशानी तो जिंदा है, यानी रोहित पे लगा इल्जाम झूठा है। उस दिन जो लाश मिली थी वो किसी और की थी। यह सब बात सबसे पहले रोहित को बताना होगा और मैं उसके बाद किसी वकील से बात करूंगी उसे रिहा करवाने के लिए। आज श्वेता के चेहरे पे सुकून था, क्योंकि अब उसे पूरा विश्वास हो चुका था कि रोहित निर्दोष है। वो कल रोहित से मिलने जाने वाली थी और इसके लिए वो बहुत एक्साइटेड थी। जिस प्यार की खुशी के लिए वो इतने साल दूर रही, कल वो उससे मिलेगी। हाँ, हालात सही नहीं है, लेकिन आज भी उसके मन में रोहित के लिए उतना ही प्यार है जितना 8 साल पहले था। वक्त बदलता है, इंसान भी बदल जाता है। कुछ नहीं बदलता तो वो होता है पहला प्यार। श्वेता कल भी रोहित से पुरानी वाली श्वेता की तरह ही मिलना चाहती थी। जैसे पहले भी वो छुट्टी खत्म होने के बाद पहली बार मिलती तो रोहित का कुछ फेवरेट बनाकर पहले किसी और दोस्त के हाथ से भिजवा देती। वैसे तो छुट्टियां खत्म होने के बाद
सब कुछ ना कुछ लाते ही थे, लेकिन रोहित टिफिन की स्मेल से पहचान जाता था कि श्वेता आ गई है। उसे आज भी ऐसा लग रहा था कि बहुत लंबी छुट्टी के बाद वो मिलने जा रही है रोहित से। इसके लिए उसने सोचा सुबह जल्दी उठकर रोहित के लिए उसका फेवरेट मंचूरियन और तंदूरी रोटी बनाएगी। श्वेता सुबह 5 बजे का अलार्म लगाकर जल्दी से सो गई। उसकी नींद तो बिना अलार्म के ही 4 बजे खुल गई। वो उठी और अपना फेस पानी से धोया और आ गई सीधे नीचे किचन में। सबसे पहले उसने खुद के लिए कॉफी बनाई। कॉफी पीने के बाद वो मंचूरियन का बॉल बनाने के लिए सब्जी काटने लगी। उसके बाद बॉल को फ्राई करके ग्रेवी रेडी किया। ये सब करते करते 9 बज गया। तभी उसके मम्मी पापा कमरे से निकले। रीना बोली, आज मैं इतनी देर तक कैसे सोती रह गई? अब खाना बनाने में देरी होगी, तेरे पापा भी लेट हो जाएंगे। मेरा अलार्म क्यों नहीं बजा आज? अरे मम्मी पापा, आप लोग बैठिए, किसी को कोई लेट नहीं होगा। ये लीजिए, पहले कॉफी पीजिए आप लोग। मम्मी, आप लोगों का अलार्म मैंने बंद किया था। और मम्मी, खाना लगभग रेडी है। मैंने मंचूरियन बना दिया है, बस तंदूरी रोटी बनाना बाकी है। आप लोग जल्दी से फ्रेश होकर आइए, तब तक रोटी भी रेडी हो जाएगी। महेंद्र बोले, बेटा आज काफी टाइम बाद तुमने कुछ बनाया है, इसका मतलब तुम बहुत खुश हो आज। काफी टाइम बाद तुमको इतना खुश देखकर बहुत खुशी हो रही है बेटा। हाँ, बात तो सही है, आज बिल्कुल पहले की तरह मम्मी बोल रही है ये मुझे, वरना ये मम्मा शब्द मुझे खास पसंद नहीं। और आप तो बोलिए मत, वैसे भी हमारी ये नटखट श्वेता कितने दिन बाद नजर आई है, इसे नजर मत लगाइए। उसके बाद तीनों हंसने लगे। महेंद्र और रीना फ्रेश होने चले गए। वो जब फ्रेश होकर आए तब खाना रेडी हो चुका था। श्वेता ने खाना सर्व किया। रीना और महेंद्र बोले, खाना बहुत टेस्टी है बेटा, खाकर मजा आ गया। तेरी मम्मी तो हर रोज की तरह वही सब खिलाती रहती है, मैं पक गया था। रीना बोली, अच्छा जी, भूलो मत, आगे भी मेरे हाथ का ही खाना खाना है। ज्यादा बोलोगे तो तुमसे ही बनवाऊंगी खाना। श्वेता हंसने लगी और बोली, पापा आप अपने जेल के मालिक होंगे, लेकिन यहाँ मम्मी का राज चलता है। तीनों आज बहुत खुश थे। महेंद्र जब जेल के लिए निकलने वाले थे तब श्वेता ने बड़ी मासूमियत से पूछा, पापा मैं सोच रही थी कि आज मैं जेल आऊंगी ही तो क्या मैं रोहित के लिए घर का बना खाना लेकर आ जाऊं, अगर आप इजाजत दे तो। अरे बेटा, ये तो अच्छा विचार है, इसमें बुराई ही क्या है। वो बहुत अच्छा लड़का है, उसने भी काफी समय से घर का खाना नहीं खाया है, तुम ले आना उसके लिए भी। थैंक यू पापा, आप बहुत अच्छे हैं। बस ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। महेंद्र जेल के लिए निकल गए। उसके बाद श्वेता भी नहाकर फ्रेश होकर रेडी हो गई। वो किचन में आई और 2 टिफिन में मंचूरियन डाला और पहले की तरह रोटी कागज में पैक करके पॉलिथीन में बांध दिया। उसकी मम्मी तब तक किचन में आ गई और पूछने लगी, ये टिफिन किसके लिए पैक कर रही हो? श्वेता बोली, मम्मी पापा को पता है, आप उनसे पूछ लेना। अभी मैं लेट हो रही हूँ तो मैं निकलती हूँ, बाय मम्मा। ओहो, फिर से मम्मा। श्वेता हंसने लगी और निकल गई जेल के लिए। जेल पहुंचते ही वो पहले अपने पापा के पास गई। श्वेता को लगभग सब लोग पहचानते थे, इसलिए उसके पापा ने सबको अपने ऑफिस में बुलाया था। महेंद्र बोले, इनसे मिलिए, ये है। इतना बोला ही था कि लोग बोले, ये श्वेता है सर, आपकी बेटी। महेंद्र बोले, हाँ, लेकिन आज आप सबके लिए ये मेरी बेटी नहीं, सिर्फ एक स्टूडेंट है और इसके बारे में आप लोगों को कुछ नहीं पता। आज से ये बात आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आप सबके अलावा ये बात कोई ना जान पाए कि ये मेरी बेटी है। और हाँ, ये जो करे इसे करने दीजिएगा आप लोग। सब एक साथ बोले, जी सर। श्वेता ने एक हवलदार अंकल से कहा, आप ये टिफिन रोहित को दे आइए प्लीज, मैं आ रही हूँ पीछे से। हवलदार रामनारायण ने टिफिन लिया और चल दिया रोहित के पास। उस वक्त रोहित अपने सेल में बैठा अपनी कविता लिख रहा था। वाह बेटा, क्या कविता लिखते हो तुम।
मैं हमेशा बोलता हूँ कि इन कविताओं को लिख लिया करो, तुम शब्दों को अच्छा सजा लेते हो। मैं क्या सजाऊंगा शब्दों को जब मेरी खुद की जिंदगी उजड़ी पड़ी है। खैर आप बताइए, आप यहाँ कैसे आना हुआ और ये खुशबू कैसी है? बेटा सर ने बताया था ना कि एक लड़की आने वाली है, वही आई है और तुम्हारे लिए टिफिन भी लाई है। इसे ना मत बोलना, खा लो आराम से। नहीं सर, मैं नहीं खा सकता। एक बार खोल के तो देखो। अब मैं चलता हूँ, वो लड़की थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएगी। रोहित ने टिफिन खोला। उसकी सुगंध और पैकिंग देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। श्वेता वहीं दीवार के पास खड़ी होकर देख रही थी। वो जानना चाहती थी कि रोहित उसको याद करता है या भूल गया। रोहित ने सिर्फ इतना ही बोला, श्वेता तू भी बिल्कुल ऐसा ही खाना बनाती थी। काश तू यहाँ आज होती तो देखती कि मेरा क्या हाल हो गया है। काश तू मेरे साथ होती। उसके बाद उसने अपने आंसू पोंछ लिए और खाना टेस्ट किया। वो खाना टेस्ट करते ही बोला, इतना इत्तेफाक नहीं हो सकता, तू यहीं कहीं है मेरे आसपास। आई एम 100% श्योर। मेरे सामने आ जा, तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम। देख मैं जानता हूँ कि खाना तू ही बना कर लाई है, क्योंकि हमेशा की तरह नमक हल्का सा ज्यादा है इसमें। श्वेता की आंखों से आंसू बह रहा था। वो इस तरीके से रोहित से अपने सवाल का जवाब नहीं मांग सकती थी और ना ही रोहित को ईशानी की सच्चाई बताकर निराश करना चाहती थी। अभी उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अभी रोहित से मिलना चाहिए या घर जाना चाहिए। वो और देर नहीं लगाना चाहती थी। श्वेता ने डिसाइड किया कि वो आज और अभी ही रोहित से मिलेगी। पहले ही इतना समय रोहित ने गलत केस के चक्कर में जेल में बिता लिया है। अब 1 मिनट की देरी भी सही नहीं है। मुझे अभी ही रोहित से मिलने जाना होगा कि क्या हुआ था, और साथ में ही रोहित को ईशानी के बारे में बताना होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो थोड़ा उदास होगा, लेकिन आज या कल उसे यह बात मैं बताऊंगी ही। वो तब उदास हो, इससे अच्छा है कि आज ही वो दर्द सहन कर ले। अब जो होगा देखा जाएगा। मैं जल्द से जल्द रोहित को इस दलदल से बाहर निकालूंगी। इन सब चीजों के लिए जरूरी है कि यह सब जानना कि कॉलेज से निकलने के बाद रोहित और ईशानी की लाइफ में एग्जैक्टली क्या हुआ था। उधर रोहित जब बार बार श्वेता का नाम लेकर थक गया तो उसे लगा कि यह उसकी गलतफहमी है। श्वेता इतने सालों के बाद क्यों आएगी? उसे तो पता भी नहीं होगा कि मैं यहाँ किस हालत में हूँ। यह सब सोचकर उसका मन उदास हो गया। उसने सोचा खाना बाद में खा लूंगा। श्वेता ये सब देख रही थी। उसे रोहित को ऐसे छुप छुप कर देखना अच्छा लगता था। ऐसे ही तो रोहित को देखकर वो उसके मूड का अंदाजा लगाती थी, और अगर वो उदास होता तो उसे खुश कर देती थी। रोहित की आंखों से आंसू बह रहा था। श्वेता ने रोहित के कंधे पे पीछे से हाथ रखा और अपनी जेब से वो रुमाल जो रोहित की आखिरी निशानी थी उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, ये लो, आंसू पोंछ लो। रोहित ने बिना पीछे देखे ही रुमाल लिया और जैसे ही आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया वो चौंक गया। ये रुमाल। जैसे ही रोहित ने श्वेता को अपने पीछे देखा उसने उसे गले लगा लिया। रोहित खुद को नहीं रोक पाया। पूरे 4 साल बाद उसे किसी अपने को देखा था। 4 सालों बाद उसे इतना अपनापन महसूस हुआ था। वो खुद को नहीं रोक पाया और छोटे बच्चे की तरह रोने लगा। रोहित बस रोए जा रहा था। श्वेता भी पूरे 8 साल बाद मिल रही थी रोहित से। उस रोहित से जो उसका बेस्ट फ्रेंड था, उसका प्यार था। इसलिए उसके भी आंसू नहीं रुके। दोनों बस रो रहे थे। वहां आसपास खड़े बाकी कैदी इन दोनों का ध्यान देख रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। जब वहां हवलदार आया तो उसने सबको बोला, चलो जाओ अपने अपने काम पे लगो। श्वेता और रोहित अब चुप हो चुके थे। रोहित ने श्वेता से कहा कि तुम यहाँ कैसे, और तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? क्योंकि दिल्ली जाने के बाद तुम्हें मुझसे कांटेक्ट ही नहीं किया। तुम्हें आज तक याद था ना कि ये मेरा फेवरेट खाना है, इसलिए तुम बना कर लाई, है ना?
हाँ रोहित, मुझे याद था। अब इससे पहले तुम और कुछ पूछो, इससे पहले खा लो। श्वेता, तुम क्यों चली गई यार अपने दोस्त को छोड़कर? तुम्हारे जाने के बाद शिवम और मेरी दोस्ती भी टूट गई, पता है। मैं बहुत अकेला हो गया था उसके बाद। रोहित, मैं सब जानती हूँ। मैं यहाँ प्रोजेक्ट के सिलसिले से आई थी। महेंद्र सर ने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया था। उसके बाद मैंने तुम्हारा केस फाइल पढ़ा। मैं तुम्हारे घर भी गई थी। वहीं से पता चला कि यहाँ का रोहित और कोई नहीं, मेरा दोस्त है। उसके बाद मैंने शिवम से बात की। मैं तुम्हारे कॉलेज छोड़ने तक और ईशानी से शादी करने तक की कहानी जानती हूँ। श्वेता, तू क्यों चली गई यार दिल्ली? और गई भी तो मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? देखना मैं आज कहाँ से कहाँ आ गया हूँ। रोहित, मैं पढ़ने गई थी यार, और वहाँ की दुनिया में ही खो गई। नए दोस्त, नई जगह, ये सब मेरे दिमाग पे ऐसे छाए कि तुम सब कांटेक्ट नहीं रख पाई। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं श्वेता, मैं समझ सकता हूँ। आखिर मैंने भी तो तुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। रोहित और कुछ बोलता इससे पहले ही श्वेता ने उसके होठों पे अपनी उंगली रख दी और बोली, सबसे पहले ये खाना खा लो, बहुत मेहनत से बनाया है मैंने। श्वेता, पता है तू आज भी बिल्कुल पहले जैसी है, एकदम छोटी बच्ची। और रोहित, तू आज भी जिद्दी का जिद्दी ही है, बिल्कुल पहले जैसा ही। रोहित ने कहा, हाँ, और जिद में ही मैंने अपनी बीवी का खून कर दिया। मेरी जिद ने ही शायद मुझे खूनी बना दिया। श्वेता ने इस बात पे अभी कुछ कहना उचित नहीं समझा। उसने सोचा पहले इसे खाना खिला देती हूँ, उसके बाद बात करूंगी। श्वेता ने रोहित को अपने हाथ से खाना खिलाना शुरू कर दिया। रोहित मना नहीं कर पाया श्वेता को और चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह खाना खाने लगा। खाना खत्म करने के बाद रोहित बोला, तुम कैसी हो श्वेता, और आजकल क्या कर रही हो? देखो रोहित, ये सब बातों का यहाँ कोई मतलब नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि ईशानी का खून तुमने नहीं किया है। तुम मुझे सबसे पहले यह बताओ कि जिस दिन ईशानी का मर्डर हुआ था उस दिन क्या क्या हुआ था। रोहित ने बिल्कुल वही बात बताई जो उसने स्टेटमेंट में पहले ही दिया था। देखो रोहित, या तो तुम झूठ बोल रहे हो या तुम्हें सच में नहीं पता कि सच क्या है। श्वेता, यही सच है और अच्छा होगा कि तुम इस बात को मान लो। नहीं, मैं नहीं मान सकती, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम निर्दोष हो, और इस बारे में मैंने एक प्रूफ भी ढूंढ लिया है। और पता है रोहित, यह प्रूफ काफ़ी है केस को दोबारा ओपन करने के लिए, और केस के ओपन होने के बाद तुम्हारी बेगुनाही साबित हो जाएगी। एक मिनट श्वेता, तुम्हें क्या मिला है प्रूफ? मुझे बताओ। रोहित, तुम्हें पता है ईशानी जिंदा है, और वो अभी दिल्ली में ही सोनिया मल्होत्रा के नाम से है। क्या? ये पॉसिबल नहीं है श्वेता, तुम पागल हो गई हो, समझी? ईशानी कैसे जिंदा हो सकती है? मैंने उसे खुद मारा था। वही तो पता करना है रोहित, कि वो लड़की खुद को मरा हुआ साबित करके तुम्हें क्यों फंसा रही है। मैं जानती थी कि तुम इस बात पर भरोसा नहीं करोगे। देखो, मैं सोनिया मल्होत्रा की पिक लाई हूँ। रोहित ने पिक देखी, फिर आसपास चेक किया कि कोई है तो नहीं। उसके बाद रोहित ने पूछा कि तुमने इस बारे में किस किस को बताया है? रोहित, मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया, लेकिन मैं कल सुबह ही पुलिस स्टेशन जाऊंगी यह सब बताने। श्वेता, सबसे पहले तुम एक बात जान लो कि तुम कहीं नहीं जाओगी और किसी को भी कुछ नहीं बताओगी, समझी? तुम मुझे जेल से बाहर निकालना चाहती हो ना, लेकिन मुझे यहाँ से नहीं निकलना, इसलिए प्लीज़ मेरी लाइफ में दखल अंदाजी मत करो। क्या मैं दखल अंदाजी कर रही हूँ? ठीक है, दखल अंदाजी ही सही, मैं करूँगी। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल के ही रहूँगी। तुम जानते भी नहीं हो ईशानी कैसी लड़की है। मैं अभी के अभी जाऊँगी और पूरी दुनिया को बताऊँगी कि ईशानी जिंदा है। ये बात बोलकर श्वेता बाहर जाने लगी। रोहित ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ उसको खींचा और कमरे में बने पत्थर के स्लैब पर उसको बैठा दिया। वो खुद को घुटने के बल जमीन पर बैठ गया और श्वेता से बोला, मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ मैं जानता हूँ। ये बात मैं किसी को नहीं बताता, तुम्हें भी नहीं। ये बात 4 साल से मेरे दिल पर पत्थर की तरह है। मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि ईशानी जिंदा है, और ये बात भी उतनी ही सच है कि मैंने कभी किसी का खून करना तो दूर,
उसके बारे में सोचा भी नहीं है। मैं असली खूनी के बारे में भी जानता हूँ, लेकिन मेरी किस्मत तो देखो, जिसने मुझे एक ऐसे जुर्म को कबूलने पे मजबूर किया जो कि मैंने कभी किया ही नहीं था। मैं चाहकर भी यहाँ से नहीं निकल सकता। तुम बस इतना समझ लो कि मेरे किसी अपने को जिंदा रखने के लिए मैं यहाँ वनवास काट रहा हूँ। क्या तुम्हें ये सब पता था? ठीक है रोहित, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें सबसे पहले मुझे ये बताना होगा कि अगर ईशानी के बारे में तुम सब जानते हो तो किस अपने को बचाने के लिए तुम यहाँ हो। अगर रोहित किसी को बचाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोल रहा है पिछले 4 सालों से, तो सबसे पहले मुझे उस इंसान को बचाना होगा। तभी रोहित मुझे कुछ बताएगा, लेकिन वो इंसान कौन हो सकता है? क्या रोहित श्वेता को उस इंसान के बारे में बताएगा, या क्या श्वेता उस इंसान को बचा पाएगी या नहीं? ये सब जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। धन्यवाद।